इन अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये था, तो हम क्या कहेंगे, इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर इज नो डिफरेंस, in absolute terms there is no difference, in absolute terms there is no difference। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, क्या लिविंग सारे सेम एलिमेंट्स के बने थे? आंसर यस था कि सब जो है सेम एलिमेंट्स के बने। क्या आपके पास अर्थ क्रस्ट में वो एलिमेंट्स है जो लिविंग में? तो हमने कहा यस, अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स है वो सारे कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग के अंदर। फिर हमने कहा ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो एब्सोल्यूट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जितने टाइप के एलिमेंट्स है यहाँ पे इतने टाइप्स के एलिमेंट है। तो साइंटिस्ट को तो कंफ्यूजन हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है और ये और ये कैसा आपके पास लिविंग है। नॉन लिविंग और लिविंग में कुछ तो फर्क होना चाहिए, तभी जाके लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे फर्क क्या निकला? एब्सोल्यूट टर्म में कोई फर्क नहीं, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में कोई फर्क नहीं, बट इन रिलेटिव टर्म्स, बट इन रिलेटिव टर्म्स the living tissue, living in relative terms, the abundance, the living the but in relative terms the living tissue living has higher abundance of carbon and hydrogen compared to non living ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या निकला, फर्क ये निकला कि अगर हम दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो जो लिविंग आपके पास है, जो लिविंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू नॉन लिविंग। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं लिविंग में, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का यहाँ पे फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि जो है सबसे ज्यादा आपके पास जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है? सिलिकॉन। उसके बाद कौन सा है? कैल्शियम। आपके पास लिविंग में आए तो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन। तो लिविंग के अंदर कार्बन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन ज्यादा है? हाइड्रोजन। तो लिविंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत हाई कंपेयर टू नॉन लिविंग। तो ये फर्क निकला आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इनका जो है आप लोगों को याद रखना है कि कौन कितना ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के बाद है कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। उसके बाद है आपके पास मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद है आपके पास हाइड्रोजन। उसके बाद है सल्फर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कार्बन और उसके बाद क्या आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखे हमने, नेक्स्ट जो है कौन सा रहेगा आपके पास? लिविंग, ठीक है। लिविंग में जो है आपके पास क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो है आपके पास कौन है? ऑक्सीजन है। फिर जो है आपके पास कौन है? कार्बन है। फिर जो है आपके पास कौन है? कैल्शियम है। फिर कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर जो है आपके पास कौन है? सल्फर है। फिर जो है कौन है आपके पास? सोडियम है, ठीक है। समझ में आ रहा? ठीक है, लिख लो इसको आप। तो क्या क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट बायोमोलिक्यूल क्या है? बायोमोलिक्यूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहता? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम एलिमेंट्स के बने हुए? तो हमने यहाँ पे क्या करे, अलग अलग सैंपल लिए। पहले हमने प्लांट टिश्यू लिए, फिर एनिमल टिश्यू लिए, फिर माइक्रोबियल पेस्ट लिए, और सबकी जब हमने एनालिसिस करे तो सबका एलिमेंट कंपोजिशन क्या था? सेम था। तो आंसर क्या है? यस, ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या नॉन लिविंग और लिविंग दोनों सेम एलिमेंट्स के बने हुए? तो हमने अर्थ क्रस्ट लिए एज अ नॉन लिविंग, और जब अर्थ क्रस्ट में हमने एलिमेंटल एनालिसिस करे, अर्थ क्रस्ट के अंदर वही एलिमेंट्स मिले जो कहाँ पे थे? लिविंग में। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया? ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। याद रखना यहाँ पे सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू लिखे हुआ है, लिविंग सेल नहीं लिखे हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो एब्सोल्यूट टर्म में देखे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, वहां पे जो एलिमेंट्स है लिविंग में सेम एलिमेंट्स नॉन लिविंग में,
कुछ तो फर्क होना चाहिए, तभी जाके वो लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो फर्क कहाँ पे निकला? फर्क निकला इनके रिलेटिव टर्म्स में। रिलेटिव मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब जो आप कंपेयर कर रहे, ठीक है। तो जब हमने दोनों को कंपेयर करे तो यहाँ पे हम लोग को ये दिखा कि जो लिविंग है, लिविंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू नॉन लिविंग। साथ ही साथ कह सकते हैं आप नाइट्रोजन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चार जो है एलिमेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा मिलते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलते हैं किसके अंदर? एक लिविंग के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस, केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट। सबसे पहले क्या लेंगे? इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट कैसे बेसिस के ऊपर कि आपके जो डाइट है उसके हिसाब से, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट लो, ठीक है। क्या लेंगे आप? सब्जी वगैरह लेंगे, है ना। और जो है नॉन वेज है तो आप कुछ मीट ले लो, बराबर है। तो हम दो ले लेंगे, ठीक है। एक तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? पीस ऑफ वेजिटेबल, पीस ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। पीस ऑफ वेजिटेबल लेंगे, ठीक है। वेजिटेबल जो है उसका एक पीस लेंगे। मान लो कि एक पत्ता ले लिया आपने, ठीक है। तो अगर जो है आप घास फूस नहीं खाते तो कुछ और ले लो आप, ठीक है। और क्या ले लो आप? पीस ऑफ लीवर। क्या ले लो आप? पीस ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर समझ में आ गया। अब जो है चटनी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? वो रहता ना इसमें ऐसा, क्या कहता हो? खलबत्ता, राइट। क्या बोलते हैं उसको? सिलबत्ता, ठीक है। सिलबत्ता, खलबत्ता है सिलबत्ता। कुछ लोग खलबत्ता बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ लोगों ने दूसरी क्लास में तो कहा था इसको खलबत्ता बोलते हैं। अब कौन सा सही है बोलो? दोनों सही है। तो दो जो, ठीक है, हम इंग्लिश बोले मॉर्टर एंड पेस्टल लिया। क्या लिया हमने? मॉर्टर एंड पेस्टल, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे मॉर्टर एंड पेस्टल, ठीक है। मॉर्टर एंड पेस्टल हमने लिए। तो यहाँ पे आपके पास मॉर्टर है और जो है आपको क्या लेना है पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है और पीसने के लिए क्या लेंगे? इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये रहता, ठीक है। अब चिकन नहीं हो, ठीक है। ये क्या है आपके पास? इस तरह, ठीक है। आपका बत्ता है या खल है? सील है, सील है, अच्छा सील। इसे क्या करेंगे? हम पीसेंगे। तो इसको डालेंगे हम, इसमें पीसना चालू करेंगे, ग्राइंड करते गए, इसको ग्राइंड करते गए करते गए करते गए। तो वो क्या हो जाता है? एकदम सूखा सूखा बन जाता है। तो उसको जो है आप क्या करते हैं? उसमें क्या ऐड करते हैं? फिर वाटर ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये बन गया इस तरह, ठीक है। इस तरह बन गया आपके पास। तो यहाँ पे जो है आपने और अच्छे से इसको क्या करने के लिए, इसको और अच्छे से जो है आप ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिए? यहाँ पे आपने ऐड करे, देखो ये वाला, इसको आप कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे इसको आप? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या ऐड करें आपने? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जो कैसा रहता दिखने में? एसिटिक एसिड रहता। एसिटिक एसिड कैसा रहता दिखने में? ये रहता, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ट्राइक्लोरो। तो ट्राइक्लोरो में क्या करना है आपको? बस यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देना है बस। क्या करना है? बस आपने यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देना, तो आपके पास क्या हो गया? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड आपने यहाँ पे ऐड कर। अब इसको आपने क्या करे? फिर से इसको ग्राइंड करे अच्छे से। और जब आपने इसको ग्राइंड करे तो ये आपके पास अब क्या बन गया? एक, ठीक है, एक आपके पास सालन जैसा बन गया। उसको आप क्या बोलेंगे? स्लरी। क्या बोलेंगे उसको आप? स्लरी। कैसे स्लरी लेंगे आपके पास? वो थिक स्लरी। क्या लेंगे अब आपके पास? थिक स्लरी, समझ गए। अब इसको हम छानेंगे। इसको क्या करेंगे? हम छानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अब क्या करने वाले? छानने वाले, ठीक है, छानने वाले। तो यहाँ पे जो है छानने से पहले, छानने के लिए आप जो है एक बाउल ले लेंगे, ठीक है। एक बाउल ले लिया आप, ठीक है। यहाँ पे जो बाउल है, ठीक है। अब यहाँ पे छानने के लिए क्या लेंगे आप? यहाँ पे छन्नी लिए, ठीक है। मान लो ये क्या हो गया आपके पास? एक एक छन्नी नहीं है हमारे पास, क्या है? ठीक है, मिक्सर नहीं है भाई हमारे पास, क्या है? सिलबट्टा है। तो बेचारे जो है मिक्सर नहीं है, गरीब लोग है। तो क्या लिया हमने यहाँ पे? फनेल लिए, ठीक है, फनेल लिए। अब फनेल में तो छनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? यहाँ पे कुछ तो रखेंगे हम। हाँ, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? कुछ तो भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रख दिया हमने? यहाँ पे हमने कॉटन रख दी, कॉटन रख दी और चीज क्लोथ रख दी। क्या रख दिया यहाँ पे? चीज क्लोथ, ठीक है। कॉटन रख दी, यहाँ पे क्या रख दिया तो हमने? चीज क्लोथ, ठीक है। जिसके थ्रू ये क्या होगा आपके पास, ठीक है।
अब जो है आपने ये लिए और इसको जो है आपने क्या करे यहाँ पे डाले, इसको क्या करे आपने इस तरह यहाँ पे जो है पुट करे, ठीक है, इस तरह आपने डाले इसको, ठीक है, ये देखो आपका हाथ इस तरह, ठीक है, देख रहे आप, इस तरह आप उसको डाल रहे हैं आप, यहाँ पे जो है क्या होगा, इस तरह जो है यहाँ पे आएगा, इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने इसको ग्राइंड करने के टाइम कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एसिड में घुल जाएगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एसिड में घुल नहीं पाएगा। कौन सा पार्ट घुल जाएगा, जो बहुत छोटा है वो घुल जाएगा, और जो जिसका साइज लार्ज रहेगा वो घुल पाएगा यहाँ पे नहीं। तो जो पार्ट यहाँ पे फिल्टर, ये जो पार्ट यहाँ पे घुल गया था, मतलब एसिड में सोल्यूबल हो गया था, तो वो पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, और जो है आपके पास नीचे आ जाएगा। और जो पार्ट एसिड में इनसॉल्युबल था वो पार्ट ऊपर रह जाएगा, वो पार्ट कहाँ पे रह जाएगा आपके पास, ऊपर रह जाएगा इस तरह, ठीक है, आपके पास कहाँ रह जाएगा, ऊपर रिटेन रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, रिटेन रह जाएगा। तो जब आपने इस थिक स्लरी को क्या करे, इस थिक स्लरी को आपने फिल्टर करे, तो आपके पास दो पार्ट बने, एक पार्ट आपके पास जो ऊपर रह गया उसको हम कहेंगे रिटेंटेट, क्या कहेंगे इसको, रिटेंटेट, ठीक है। तो जो पार्ट आपके पास रह गया उसको आप क्या कहेंगे, रिटेंटेट, और जो पार्ट आपके पास फिल्टर हो गया उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फिल्ट्रेट, क्या कहेंगे इसको, फिल्ट्रेट। जो पार्ट रिटेन रह गया उसका नाम रिटेंटेड, जो पार्ट फिल्टर हो गया उसको आप कहेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इसलिए क्योंकि जो आपके पास एसिड में सोल्यूबल था, इसलिए फिल्ट्रेट का दूसरा नाम रहता एसिड सोल्यूबल पूल, क्या नाम रहता है इसका, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल जो है इसका नाम रहेगा। उसके बाद जो रिटेंटेड है इसका नाम रहता एसिड इनसोल्यूबल पूल, क्या नाम रहेगा इसका, एसिड इनसोल्यूबल पूल जो है इसका नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या क्या करें हमने यहाँ पे सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिए, इंग्रेडिएंट क्या होगा, पीस ऑफ वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर, मॉडल एंड पेस्टल में उसको हमें ग्राइंड करें, ग्राइंड करते करते इसमें हमें क्या ऐड करें, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, और ग्राइंड करें, और आपके पास क्या बनना, थिक स्लरी, थिक स्लरी को जो हमें फिल्टर करें, जो पार्ट फिल्टर हो गया फिल्ट्रेट, जो पार्ट रिटेन रह गया रिटेंटेड, रिटेंटेड पार्ट आपके पास एसिड इनसोल्युबल, और फिल्ट्रेट पार्ट क्या रहेगा आपके पास एसिड सोल्युबल, ठीक है। इसका मतलब जो थिक स्लरी है, जो आपके पास क्या है, थिक स्लरी, ठीक है, थिक स्लरी जो है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, बताओ कितने पार्ट में डिवाइड करें इसको हमने, दो पार्ट, ठीक है, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। एक पार्ट को आपने क्या कहा, एक पार्ट को आपने कहा फिल्ट्रेट, ठीक है, एक पार्ट को आपने क्या कहा, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है बोलो, फिल्ट्रेट का दूसरा नाम है एसिड, एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर क्यों हुआ, ये पार्ट फिल्टर क्यों हुआ, क्योंकि ये एसिड में क्या हो गया था, घुल गया था, एसिड में सोल्यूबल है इसलिए फिल्टर हुआ, इसका नाम क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल, क्या नाम है इसका, एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। और या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स छोटे थे वो आसानी से घुल गए, समझ रहे हैं आप लोग, सब जो है आपके पास लॉजिक है, सारे नाम समझो आप, इसलिए जो है यहाँ पे आप इसको क्या कहेंगे, बायो बायो माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे इसको आप, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए, ये मॉलिक्यूल्स का जो है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे, ये आपके पास लेस देन 1000 डाल्टन, कितना है, लेस देन 1000 डाल्टन, कितना होगा जनरली आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना होगा जनरली, 800 से लेके, ठीक है, 18 से लेके 800 के बीच में रहता, कितना रहता है आपके पास, 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में रहता, ठीक है, 18 से लेके किसके बीच में रहेगा, 800 डाल्टन के बीच में रहेगा, मतलब बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, और जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो जो है घुल नहीं पाए, इनसॉल्युबल थे, इसलिए पीछे रह गए, पीछे रह गए मतलब क्या हो गए, रिटेंटेड हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या नाम होगा बोलो आप लोग, क्या क्या नाम होगा यहाँ पे, रिटेंटेड, क्या नाम होगा, रिटेंटेड, दूसरा नाम क्या होगा, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्युबल पूल, और उसके बाद कौन सा होगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इन मॉलिक्यूल का साइज कैसा था, लार्ज था, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इनको, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना हो गया, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, कितना रहता, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स रहते। अब जाहिर सी बात है इतने बड़े मॉलिक्यूल्स है इसलिए पास नहीं हो पाए, वो छोटे मॉलिक्यूल्स रहते तो आसानी से पास होते, बड़े मॉलिक्यूल से इसलिए घुल नहीं पाए, एसिड इनसोल्यूबल, और जो है नहीं पास हो पाए इसलिए उसको आपने क्या कहा, रिटेंटेड कहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे आपके पास आते पॉलीमर्स। कौन सा आते हैं यहाँ पे? पॉलीमर्स। जनरली यहाँ पे पॉलीमर्स आते। पॉलीमर्स मालूम आप लोग क्या रहते? बोलो पॉलीमर्स क्या रहते? पॉलीमर्स बहुत बड़े कंपाउंड्स जो छोटे कंपाउंड्स के रिपीटेशन से बनते हैं। पॉलीमर्स क्या रहते हैं? बहुत बड़े कंपाउंड्स जो छोटे कंपाउंड के रिपीटेशन से बनते हैं। जैसा एक नाम सुने आपने, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सुने में आप सबने? तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक आपके पास मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो आपके पास एक छोटे से मॉलिक्यूल के रिपीटेशन से बने हुए हैं। कौन सा छोटा मॉलिक्यूल है आपके पास? वो ग्लूकोज। आप ग्लूकोज को ग्लूकोज चिपकाओ, ग्लूकोज को ग्लूकोज चिपकाओ, इस तरह आप जो है 30,000 ग्लूकोज चिपका दो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा बहुत बड़ा। उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या रहेगा? ग्लाइकोजन। तो आपके पास कौन कौन से है? आपके पास देखो, आपके पास है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपके पास है कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या आपके पास? कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर कौन है आपके पास? यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। कौन है यहाँ पे आपके पास? पॉलीसेकेराइड। जैसा पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल हमने अब भी लिया, क्या था उसका नाम? ग्लाइकोजन, ठीक है। आपके पास प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। आपके पास हो गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मालूम किसको कहते हैं आप? अभी बताए थे हमने, आप लोग कल ही पढ़े हमने उसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं। और किसको कहते हैं? डीएनए के जैसे कौन रहता? आरएनए, ठीक है। ये तीन कंपाउंड जो है आपके पास क्या है? ये तीन कंपाउंड क्या है आपके पास? बोलो क्या है ये? पॉलीमर। क्या है यहाँ पे? पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर किसके बने हुए रहते हैं? मोनोमर्स। तो जनरली आपके पास फिल्ट्रेट में मोनोमर आते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर किसका बने हुए रहेगा? सिंपल शुगर का, ठीक है। सिंपल शुगर क्या रहते हैं? वो पॉलीसेक्राइड है, तो यहाँ पे क्या होगा? मोनोसेक्राइड। यहाँ पे क्या होगा आपके पास? मोनोसेक्राइड, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे प्रोटीन है, तो प्रोटीन किसका बने हुआ रहता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड का बने रहता है, ठीक है। इस तरह न्यूक्लिक एसिड किसका बना रहता है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना रहता है। और न्यूक्लियोटाइड की तरह एक और एक कंपाउंड रहता है जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और साथ ही साथ यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। क्या आएंगे यहाँ पे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे, जैसे आपके पास हो गया सल्फेट, जैसे आपके पास हो गया फॉस्फोरेट, जैसे आपके पास हो गया फॉस्फेट, और जैसे आपके पास हो गया सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ पे एक आप लोग याद रखना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे आता है लिपिड, जो एक बहुत ही अलग बात है, ठीक है। जैसे मालूम तुम लोगों को ऑड है, कैसा है? ऑड, ठीक है। ये आपके पास क्या है? यहाँ पे ऑड है एकदम लिपिड। क्यों? क्योंकि लिपिड जो है आपके पास एक छोटा मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे सारे पॉलीमर आते हैं, लेकिन लिपिड तो पॉलीमर नहीं है। लिपिड तो पॉलीमर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया। तो लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्यों आया? इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों आया? तो ये हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, समझो आप। ये आपके पास पॉलीमर नहीं है, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नॉट अ पॉलीमर। तो यहाँ पे कैसे क्या आ गया? ये आपके पास क्या हो गया? इम्पोस्टर हो गया वो। इम्पोस्टर समझते हो आप? अमॉन्ग अस खेलते तुम लोग? नहीं खेलते? लिख लो इसको आप।
पास क्या हो जाएगा, जो सेम मेम्ब्रेन से टूट जाएगी, जब सेम मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो जिसका क्या हो जाएगा आपके पास, जिसका क्या हो जाएगा आपके पास, कौन बोलो कौन, भाई कौन का देख। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होने वाली, अभी ये प्रोसेस के लिए दो पार्ट, गोल वाला पार्ट क्या मानता है, पोलर हेड, और आपके पास फ्री वाला पार्ट नॉन पोलर हेड आपके पास हाइड्रोफोबिक, इसको डर लगता पानी, जैसे उसको आपने कहा जा रहा है आउटसाइड वर्ल्ड का भी यहाँ पे डर लगता। अब यहाँ पे अपने को जो है बताने की कोशिश करें, अपने को जो है बताने की कोशिश करें कि वाले पार्ट जो है उसको ये जो है आपके पास पार्ट की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा इस तरह से मान लेगा, ये आपके पास जो सेम वाला पार्ट है क्या होगा, सेम वाला पार्ट क्या होगा आपके पास जो देख रहा आप लोग, सेम वाला पार्ट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है देखा आप लोगों को, जैसे आपने ड्राइव करेंगे दूसरा हो गया, दूसरा होने के बाद हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट में क्या हो गया, ठीक है क्या करेंगे जी जी फॉर्म रेसिप्रोकल मतलब क्या है, गोल स्ट्रक्चर, ठीक है टू हाइट इट हाइट इट हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइट इट हाइड्रोफोबिक पार्ट, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये आपके पास इसी तरह रहता तो जब आपके पास इसको आपने क्या करते हैं, ये आसानी से चल जाता है इंडिविजुअली, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डायमेंशन से कम 18 से 400 के बीच, क्या नाम है इंडिविजुअली दूसरे मॉलिक्यूल का आपके पास जो वेट है 18 से 800 चलो जब आपने इसको खाएंगे तो आसानी से काम क्या रहेगा, एसिड सोल्यूबल हो जाएगा बायो माइक्रोमोलेक्यूल में, लेकिन क्या रहेगा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट को पानी से बचाने के लिए क्या रहेगा, अभी जो वेसिकल है ये आप बड़ा स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डायमेंशन, अब जो है ये क्या हो जाता है सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, और जब आप इसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे सारे देगा, समझ में आ क्या होगा, ठीक है याद है इंडिविजुअली मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड is less than 1000 but as a vesicle, its molecular weight is greater than 10,000 समझ में आया, इसलिए जो यहाँ पे ले जाता सारे जाता ठीक। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और एक टेस्ट है, जिस तरह आपने केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस करें इस तरह हम एक और एक टेस्ट करने वाले, इस टेस्ट का नाम है ऐश टेस्ट, क्या नाम है इसका, ऐश ऐश, ठीक है टेस्ट, ठीक है ठीक है, ये क्या रहने वाला है आपके पास, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, क्या रहने वाला है आपके पास, आपने जो करे थे वो कौन सा पार्ट है, ऑर्गेनिक है, तो ये सही बात है कि मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स क्या रहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो क्या रहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है, तो उसके लिए आप कौन से टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ऐश, ठीक है ऐश का मतलब क्या रहता, राख, ठीक है ऐश का मतलब क्या रहता, राख। तो देखो हमने आपको वेट पढ़ाया, तो वेट दो तरह के वेट थे, एक था फ्रेश वेट और दूसरा था ड्राई वेट, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास मान लो कि एक लीफ है, एक क्या है आपके पास लीफ है, इस लीफ में वाटर है, इस लीफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस लीफ में और साथ ही साथ क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो इस लीफ का वेट है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेश वेट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम फ्रेश वेट कहेंगे, ठीक है इस लीफ के वेट को क्या कहेंगे हम फ्रेश वेट कहेंगे।
समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो लीफ है, लीफ में वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एश टेस्ट में किसकी स्टडी करना है हमारे को? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये दोनों तो नहीं चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम वाटर निकालेंगे। वाटर कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। इस लीफ को कहाँ रखो आप? सनलाइट में रखो। और जब आप सनलाइट में रखेंगे तो ये लीफ में से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और ये आपके पास लीफ कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। अब लीफ के अंदर दो पार्ट है, एक आपके पास है ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा आपके पास कौन सा है? इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, और इसका जो अब वेट रहेगा, इसके वेट को आप क्या कहेंगे? आप ड्राई वेट कहेंगे। इसके वेट को क्या कहेंगे? आप ड्राई वेट। समझ में आ रहा? अब ऑर्गेनिक पार्ट तो नहीं होना हमको। ऑर्गेनिक पार्ट के लिए तो हमारे पास पहले से एक टेस्ट है जिसका नाम क्या है? केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस। यहाँ पे जो है अब आपके पास जो है हमको ऑर्गेनिक पार्ट हटाना है। अब ये बोलो आप लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन। तो हम क्या करेंगे? इसको जला देंगे। इसको क्या कर देंगे? जला देंगे। जलाने में क्या बोलते हैं आप? कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन। इसको क्या बोल सकते हैं आप? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको आप? अब जब कोई चीज जलती है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता, राइट? काला एकदम धुआं निकलता, स्मोक निकलती, राइट? वो क्या रहता? वो CO2 रहता। वो क्या रहता? CO2। तो मतलब जो है बाहर क्या निकल रहा? बाहर क्या निकल रहा? कार्बन। क्या निकल रहा? कार्बन। उसके बाद यहाँ पे जो राख बचेंगी, जो यहाँ पे आपके पास राख बचेंगी, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे आपके पास? ऐश। और ये ऐश में जो है क्या रहने वाले आपके पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से पूल का पार्ट है? ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस में लिखे थे, याद है? एकदम लास्ट में, फिल्ट्रेट के नीचे एकदम लास्ट में लिखे थे। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस में नहीं मिले थे, वो इस टेस्ट में मिले थे, सिर्फ वहाँ पे ऐड कर दिया हमने। क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कौन थे आपके पास? फॉस्फेट था और कौन सा था आपके पास? सल्फेट था। ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों किसके पार्ट है? एसिड सोल्यूबल पूल के पार्ट। किसके पार्ट है? एसिड सोल्यूबल पूल के पार्ट है। इसको याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक टॉपिक है सेल कंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेल कंपोजिशन। एक सेल में सबसे ज्यादा क्या मिलता? प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगी या लिपिड मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? सबसे पहले सेल में सबसे मेजोरिटी पार्ट जो कौन ऑक्युपाई करता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म रहता क्या? मेनली 70 to 80% वो क्या रहता है आपके पास? वाटर। क्या रहता हो? वाटर। ठीक है, वाटर के बाद एक सेल में जो सबसे ज्यादा रहता है वो रहता प्रोटीन। क्या रहता? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद जो सबसे ज्यादा रहेगा वो न्यूक्लिक एसिड रहता। क्या रहता? न्यूक्लिक। उसके बाद जो है रहेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट के बाद रहेगा लिपिड। और लिपिड के बाद होंगे आयन। ठीक है, याद रखने पर आसान है, याद रखो आप पेंसिल। क्या रखो? पेंसिल। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और बाकी वाटर तो सबको मालूम, 10वीं के बच्चों को मालूम, सेल इज मेजोरिटी ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में भी जो मेजोरिटी पार्ट है वो क्या है? वाटर ही है ना? लिख लो इसको आप।